Good morning to you all. I welcome you all in my YouTube channel Biology at Fingertips by सौरभ यादव। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने सारी चीजें कंप्लीट की थी। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आर द मैक्रो एलिमेंट्स, व्हाट आर द माइक्रो एलिमेंट्स, व्हाट आर द बेनिफिशियल एलिमेंट्स। टिल नाउ वी हैव डन। In that, I want to tell one thing that once upon a time a question was asked out of ध्यान से सुनिएगा, out of 8 micronutrients which is mostly required in large amount, means इन जो माइक्रो एलिमेंट्स है इनमें से सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है और सबसे कम किसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, जो मैंने ट्रिक बताई थी माइक्रो एलिमेंट्स की, अगर ये आपको याद होगी, दिस ट्रिक, माइक्रो एलिमेंट्स के कितने एलिमेंट्स थे? 8। ओके, द ट्रिक वाज मोनी, कॉल, भुवन, फेकू, मंजन। ओके, मोनी फॉर मॉली बिडनम, Ni for nickel, call for CHLORINE, chlorine, Bhuvan stand for boron, ferrous, copper, manganese, zinc. Out of these 8 micro elements which is required in larger amount, means माइक्रो एलिमेंट्स में भी सबसे ज्यादा कौन सा माइक्रो एलिमेंट ज्यादा चाहिए आपको? दिस फेरस। फेरस रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ओके, आउट ऑफ माइक्रो एलिमेंट फेरस जो है वो ज्यादा चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, और जो सबसे कम चाहिए वो है मॉलिब्डेनम, यानी इट इज रिक्वायर्ड इन मिनिमम अमाउंट। ओके, सो नोट दिस पॉइंट, आउट ऑफ 8 माइक्रो एलिमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, कौन सा सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होगा? फेरस। और कौन सबसे कम रिक्वायर्ड होगा? मॉलिब्डेनम। ओके, तो नोट इट डाउन दिस पॉइंट। ओके, वंस अपॉन ए टाइम इट वाज आस्क्ड इन सम एग्जाम कि माइक्रो एलिमेंट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइक्रो एलिमेंट कौन है, या सबसे ज्यादा माइक्रो एलिमेंट में सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में कौन चाहिए? तो फेरस। और सबसे कम अगर बात करें माइक्रो एलिमेंट्स में सबसे कम कौन सा चाहिए, तो होता है मिनिमम अमाउंट में किसको इसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? मॉलिब्डेनम की, सबसे ज्यादा फेरस की। टिल नाउ राइट इट डाउन। आफ्टर दैट, once upon a time a question was asked that with the help of hydroponics up to which stage of plant can be grown, means या तो वो छोटा से थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी थोड़ा सा यंग हुआ उसको निकाल लिया जाएगा प्लांट, और उसके बाद उसको मिट्टी में डाल देंगे, या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा और बड़ा हो जाए, या फिर मैच्योरिटी तक। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब कभी भी आप हाइड्रोपोनिक्स करते हैं तो वहां पे प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है अप टू मैच्योरिटी लेवल। ओके, सो आई एम राइटिंग दिस पॉइंट एज ए नोट पॉइंट। हाइड्रोपोनिक्स और थ्रू हाइड्रोपोनिक्स प्लांट्स can be grown to mature stage. Okay, so these two things which we have to remember, that out of 8 micro elements which is required in the large amount, ferrous, and which is required in the minimum amount, that is molybdenum, and through hydroponics plants can be grown up to which stage? So the stage is mature stage. So note it down. Now I am giving you a few seconds, just write it down. Okay. Now the next point which
is given in the NCERT, that is essential elements, that is essential elements ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शन, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, उसके बेसिस पे एसेंशियल एलिमेंट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सो एसेंशियल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शन, यानी कौन कौन से डिफरेंट फंक्शन है किसी भी एसेंशियल एलिमेंट्स के, इसके बेसिस पे एसेंशियल एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज, 4 डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, दिस मीन्स अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन एसेंशियल एलिमेंट्स के, इसके बेसिस पे जो एनसीईआरटी में डिवीजन किया गया एसेंशियल एलिमेंट्स का, वो बेसिकली कितने हैं? 4 डिफरेंट कैटेगरीज में इनको हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। सो एक फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी एक के बाद एक 4 फंक्शन हम देखेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ function they are classified into 4 different categories. So guys, first of all essential elements किस बेसिस पे? डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पे कितनी कैटेगरी में डिवाइडेड है? 4 different categories. First of all I am taking the first category. The first category, जो भी essential elements होते हैं, it will form the structural element of cell. This is the first category, or it may be called as component of biomolecule. As we know that if any cell, any of the cell contains nucleus, inside the nucleus there will be genetic material, DNA or RNA, and either it will be DNA, either it will be RNA. The genetic material is constitute of some biomolecules. This means they are having some ribose sugar, deoxyribose sugar, and the structure of ribose and deoxyribose sugar contains carbon, hydrogen, oxygen. Okay, this means it is having 3 component: carbon, hydrogen, oxygen. For example, any cell contains glucose. By the breakdown of glucose it produces energy. Okay, then whenever you are writing the molecular formula of glucose, this is the component of biomolecule. What are the component of biomolecules? It may be carbohydrates. So many carbohydrates are present inside the cell that will form the structural element of cell. There are protein also. There will be presence of fat also, and there will be presence of nucleic acid. Either it will be RNA or DNA. All these things are forming, are the different component of biomolecules, and carbohydrate, protein, fats, nucleic acid, all these are structural element of cell. All these are generally found inside the cell, or cell wall formation, or protein formation, amino acid formation. All these are important component of biomolecules or structural element of cell. So these, how many essential elements are classified into this?
So I am taking a small example for elaborating the molecular formula of glucose, C6H12O6 glucose. It is containing carbon, it is containing hydrogen, it is containing oxygen. Whenever I am considering about the monomeric unit of protein, it may be amino acids. So I am just writing the molecular formula of amino acid. So it is containing nitrogen. It is containing nitrogen. Then the basis or the component of biomolecules, the essential elements which are generally present inside the cell or forming the structural element of cell or the component of biomolecules, it may be 4. There are 4 essential elements. There are 4 essential elements that is forming the structural element of cell or component forming the component of biomolecules. It may be carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Okay, so the important essential elements, अगर कोई पूछे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल बनाते हैं या कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल बनाते हैं, कोई पूछे कौन कौन से, तो आपको याद रखना है कौन. किसको याद रखना है? कौन. सिंपली आप भी बोलेंगे, वो बोल रहा है कौन कौन से, तो आप भी क्या बोलेंगे? कौन. C for carbon, H for hydrogen, O for oxygen, N for nitrogen. So the essential elements which are forming the structural element of cell or the component of biomolecules. So these are the 4 essential elements that are forming the structural element of cell: carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. So note it down. Okay. Now the second one which is given, there are so many essential elements, there are so many essential elements that may be considered as energy related chemical compounds. What does it means? कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी. Then what are the elements? First of all, the example which is given is magnesium. Magnesium present in chlorophyll. Magnesium present in the chlorophyll. As we know that chlorophyll is the component which help in the photosynthesis of the plant. Without chlorophyll pigment, this photosynthesis cannot take place. Okay, so whenever magnesium, so magnesium is an important component that is found in the chlorophyll, and this chlorophyll helping in photosynthesis. और जब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो क्या बनाते हैं? क्या बनाएंगे? खाना. और खाना क्या प्रोवाइड करता है प्लांट्स को? क्या प्रोवाइड करता है? खाना क्या प्रोवाइड करता है? यही खाना टूटता है, रेस्पिरेशन होता है तो क्या देता है? एनर्जी. क्या देता है? एनर्जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एसेंशियल एलिमेंट्स जो एनर्जी देते हैं, जिनको हम लोग एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं, उसमें क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम. क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम. ये पहला है. और जो दूसरा एग्जांपल है जिसको हम लोग जानते हैं एटीपी. एटीपी एक बार मैं
पढ़ा रहा था एक लड़के को, तो मैंने बोला बेटा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो उसने बोला सर मैं बताऊंगा। मैंने बोला बोलो बोलो बोलो। तो क्या बोलता है सर एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने कहा ये एंडिनोसिन कहां से हो गया, मैंने तो आज तक एडिनोसिन पढ़ा था, उसने एक अजब सही बोला एंडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो इट इज नॉट एंडिनोसिन, इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, it is adenosine triphosphate. So it contains phosphate group or phosphorus, phosphate group or phosphorus, simply we are calling it as a P, phosphorus. ATP is known as energy currency of cell, energy currency. This means in any of the cell, energy is stored in the form of ATP, adenosine triphosphate. So in that phosphate term, this means phosphorus. So we have to learn that the essential elements that are related to that are providing energy or can be called as energy related chemical compounds are two. First, magnesium plus 2, and second that is phosphorus. Okay, is there any doubt? So इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट थर्ड पे हम चलेंगे। Now the third one which is given in the NCERT, that is third one that is given, there are some essential elements, that alter the osmotic potential of cell. When you will deal with the chapter number transportation, the whole transportation has been given in that chapter, transportation in plants, xylem, phloem, there are so many water potential, solute potential, pressure potential, all these terms are given. Okay, in that osmotic potential is a term that refers to the osmotic pressure. Okay, and the pressure which is applied by the water molecules on the walls, that is known as the osmotic pressure. We will discuss all these things, but essential elements, one of the essential element that alter the osmotic potential of cell, the example is potassium. What it is? Potassium. It will generally alter the osmotic potential of the cell. As you have studied, this is the guard cell, which is what it is? Guard cell. This is also guard cell. There will be a stomatal opening. Okay, stomatal opening. When lots of potassium enters into the guard cell, then the water potential become low. Okay, this means whenever the solute potential is increasing, water potential is dropping. This potassium is the solute, so the nearby cell, here the water potential is high, the nearby cell, so water will start moving from here to here. This means water is moving from neighboring cells into the guard cell, from neighboring cell into the guard cell. Okay,
from neighboring cell into the guard cell. H2O is entering from neighboring to the guard cell. So whenever water is filled in anything, suppose whenever you are filling water into a balloon, then its size will increase, then it will become turgid. What it become? Turgid. So stomata will open. Stomata got open. In the same manner, when the reciprocal of this process taking place, potassium move out. Okay, potassium will move out. Now the whole process is reversed. Potassium move out. So here water potential is increased. Okay, and here water potential will be decreased. Then water will move from higher potential to lower potential. This means water is lost. Then when water will be lost from the guard cell, it become flaccid. It become flaccid. That's why इस तरह से था तो स्टोमाटा ओपन हुआ. अब जब पानी खत्म हो गया तो क्या हो गया? फ्लैसिड हो गया, यानी ये स्टोमाटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा. So in that case, potassium, you have to remember only this thing, that potassium help in opening and closing of stomata. You have to remember this point only. It will be further explained. This whole thing will be explained when we are going to study photosynthesis. So don't bother about all these things. Whenever I am going to I'm going to teach you the water potentials. Okay, so this point will be clear there. Here you have to only remember that the one of the essential element that alter the osmotic potential of cell. As a result of this, the stomata got opened and closed. That element is potassium, that help in opening and closing of stomata, because it causes changes in the osmotic potential of the cell. Okay, so write it down. Next और last point जो आपका रह गया है वो हमें करना है. First of all, write this point. Next point, there are so many elements that help in activation and inhibition of enzyme. There are so many essential elements that help in activation and inhibition of enzyme. This means whenever these elements are present in any of the enzyme, then that enzyme will be activated or suppressed. This means their action will be increased or decreased. So there are so many essential elements that help in activation and inhibition of enzyme. ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, और बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो यहां दे रखा है मैग्नीशियम. ये जो मैग्नीशियम है ये दो चीजों को एक्टिवेट करने के लिए काम करता है. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग प्लस साइन. क्या पुट कर रहा हूं मैं? प्लस साइन. जो किसी चीज को एक्टिवेट कर रहा है उसके एक्शन को बढ़ा रहा है. तो मैग्नीशियम +2 एक्टिवेट करता है रुबिस्को को. किसको? रुबिस्को को, जिसको हम लोग अबंडेंट प्लांट प्रोटीन कहते हैं. क्या बोलते हैं? यानी इस संसार में प्लांट में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन अवेलेबल होता है वो क्या होता है? रुबिस्को. और इसका जो फुल फॉर्म है राइबुलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. सो आई एम राइटिंग राइबुलोज
बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज. ओके, सो मैग्नीशियम +2 ये एक्टिवेट करता है रुबिस्को को, और ये रुबिस्को का जो फुल फॉर्म है वो उसको हम लोग बोलते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, दिस पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, this is the abundant plant protein. In the plants, the most abundant protein which is found in the whole world. Okay, so you have to most abundant protein in plant world. Abundant plant protein, okay, will be Rubisco. And then the another enzyme, that is peptase. The full form of peptase is phosphoenol pyruvate carboxylase. Phosphoenol pyruvate carboxylase. These both enzymes, either it is Rubisco or peptase, both these enzymes are very much important for photosynthesis. This means these both the enzymes are very much important for photosynthesis and for plants, because it is the only process through which plant can prepare their own food. So अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो रुबिस्को एक्टिवेट नहीं होगा, पेप्टेज एक्टिवेट नहीं होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी एक्टिवेट नहीं हो सकता. सो इट इज द क्वाइट एंड क्रिटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, एंड दीज आर, जो रुबिस्को है और पेप्टेज है, ये दोनों एक्टिवेट हो रही हैं किसके द्वारा? मैग्नीशियम +2 के द्वारा. और अगर ये मैग्नीशियम +2 नहीं रहता तो ये कभी भी एक्टिवेट नहीं हो पाती, तो फोटोसिंथेसिस भी एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं हो पाता. ओके, सो राइट इट डाउन. मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है किसको? रुबिस्को को और पेप्टेज को, और ये दोनों एंजाइम जो होती हैं मदद करते हैं किस चीज में? फोटोसिंथेसिस में. नोट इट डाउन. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिवेशन एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम. अब जो नेक्स्ट जो दे रखा है वो है जिंक +2. जो दे रखा है जिंक +2, Zn+2, ये भी यहां पे पॉजिटिव साइन लिखा है, यानी कि ये भी किसी ना किसी चीज को क्या करता होगा? एक्टिवेट, या इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटर. क्या बोल दिया इसको? एक्टिवेटर, यानी ये भी किसी चीज को एक्टिवेट करता है. सो जिंक +2 एक्टिवेट करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को. किसको? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को. जब हम जाएंगे प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलता है कि PGA फोस्फोइनोल पाइरुवेट से अगर आपको क्या बनाना है? इथेनॉल, तो वहां अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद ली जाती है. अब ये अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम किसके बिना एक्टिवेट नहीं हो सकती है? जिंक, बिकॉज जिंक इज नोन एज एक्टिवेटर. ये जैसे चाबी लगाएगा ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट, और आसानी से क्या कर देगा? जो भी रिएक्शन को कच करना होगा, यानी फोस्फोइनोल पाइरुवेट यानी पेप को किसमें कन्वर्ट कर देगा? पाइरुवेट को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑब्वियसली बात में अल्कोहल में, इथेनॉल में. सो जिंक +2 is acting as a activator of alcohol dehydrogenase. Write it down. The last one that is given is molybdenum. Molybdenum is also acting as an activator. Molybdenum is also acting as a activator. ये जो molybdenum होता है ये एक्टिवेट करता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम को. किस एंजाइम को? नाइट्रोजिनेज एंजाइम को, जो कि जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है उस समय
नाइट्रोजिनेज एंजाइम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन करता है? मॉलिब्डिनम। सो मॉलिब्डिनम हेल्प करता है इन एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजिनेज ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ओके, सो यहां तक जो भी चीजें हुई हैं उनको मैं एक जगह समराइज करके लिखता हूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हमने आज पढ़े वो सारे इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमने एसेंशियल एलिमेंट्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज में। सो पहले तो ये लिख ले, जिंक +2 एक्टिवेटर होता है किसका? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। मॉलिब्डिनम किसका एक्टिवेटर होगा? नाइट्रोजिनेज का, जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। नाइट्रोजन साइकिल अगर हम पढ़ेंगे तो वहां नाइट्रोजिनेज का प्रयोग आएगा। नाउ मैं इसको समराइज करता हूं, यानी इसकी जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े कि जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको कितनी कैटेगरी में बांटा? 4 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में बांटा? शॉर्ट पॉइंट। पहला कौन सा कैटेगरी था? अगर मैं बोलूं तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया था कि जो भी होंगे वो क्या होंगे? जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे वो किस चीज में मदद कर रहे होंगे? फर्स्ट थिंग, डू यू रिमेंबर? पहला पॉइंट था वो क्या था? फिर से बताइए, एक बार सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स थे वो क्या थे? वो क्या बना रहे थे? स्ट्रक्चरल एलिमेंट। क्या बना रहे थे? स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल। याद आया? या फिर इसी को क्या बोला था? कंपोनेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल। ओके जी, तो इसके 4 एग्जाम्पल थे। मैं पूछूं कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ सेल बनाता है या कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल कहलाता है, तो आंसर में ही, क्वेश्चन में ही क्या छुपा हुआ है? आंसर। मैंने पूछा कौन, विच वन, तो कौन से? CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज नाइट्रोजन। ओके, दूसरा हमने बोला, ये तो पहला था। दूसरा क्या था? ऐसे भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं? एनर्जी रिलेटेड, एनर्जी प्रोवाइडिंग। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एनर्जी प्रोवाइडिंग केमिकल कंपाउंड। कौन से? तो इसमें हमने पढ़ा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, और वो फूड बनाता है तो फूड एनर्जी देता है। तो क्या था? मैग्नीशियम +2। और एक और जो हमने पढ़ा सारी सेल्स के पास में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नहीं, कौन सा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। फिर हमने पढ़ा कि बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? अल्टर करते हैं। क्या करते हैं? अल्टर करते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। किसको? ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। और जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंज होता है, फॉर एग्जांपल जो यहां पे हमने पढ़ा वो क्या था? पोटेशियम। क्या पढ़ा हमने? पोटेशियम। दिस मीन्स पोटेशियम ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करता है, और इसी की वजह से क्या होती है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लियर है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं बेटा? एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं किस चीज को? बहुत सारी एंजाइम्स को। इनमें भी हमने 2-3 पढ़ा, जैसे कि सबसे पहला पढ़ा हमने मैग्नीशियम +2 पढ़ा ना। ये मैग्नीशियम +2 2 को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? आई एम पुटिंग प्लस साइन, दिस मीन्स एक्टिवेशन। एक किसको? रुबिस्को को, और दूसरा किसको? पेप्केज को। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा जिंक +2 जो किसको एक्टिवेट करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को। और मॉलिब्डिनम ये किसको एक्टिवेट करता है?
नाइट्रोजिनेज को। सो दिस इज द समरी विच वी हैव स्टडीड टिल नाउ। अब हम कल आगे पढ़ेंगे जो भी पढ़ना होगा। तो दोस्तों जिनको भी ये जो भी आज मैंने पढ़ाया ये अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। और दोस्तों अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देते रहे कि सर ये है, जैसे पहले वीडियो मैंने बनाया, दूसरे में किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर एनसीईआरटी में 105 एलिमेंट है, तो काइंडली गो थ्रू इट। अगर मैं यहाँ पे इन चारों चीजों को बता दें तो एनसीईआरटी का पूरा एक फुल पेज आ जाता है। ये शॉर्ट में this one. So kindly I am requesting all of you that I am new to this platform, so kindly support करें और ख्याल रखें और लॉकडाउन का पालन करते रहें। थैंक यू ऑल, थैंक यू।